प्यारे बच्चों, मैं पुनीता रावत, श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर। नमस्कार बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र के खंड 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारत में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई और लगभग 1.5 दशक तक एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा और इसी समय विपक्षी पार्टियों का भी उदय हुआ। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे देश में शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की कितनी गंभीर चुनौतियां थीं। इन्हीं परिस्थितियों में आज़ाद हुए बहुत से देशों के नेताओं ने ये फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता है राष्ट्र की एकता का निर्माण करना, और अगर लोकतंत्र को अपनाया गया तो मतभेद और संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है। इस विचार से उपनिवेशवाद के बाद स्वतंत्र हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन कायम हो गया। इस अलोकतांत्रिक शासन के बहुत से रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, लेकिन प्रभावी सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में थी। कहीं पर एक दल का शासन था, कहीं पर सीधे सीधे सत्ता की बागडोर सेना ने संभाली हुई थी। भारत की परिस्थितियां भी इन सबसे बहुत अलग नहीं थी, लेकिन भारतीय नेताओं ने कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया, क्योंकि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। इसलिए हमने लोकतंत्र को चुनने का फैसला किया। भारतीय नेता राजनीति को समस्या नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देखते थे, क्योंकि किसी भी समाज में बहुत सारे हित समूह या गुट होते हैं और इन गुटों की अपनी अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं, जो कभी कभी अलग और कभी कभी एक दूसरे से विपरीत भी हो सकती हैं। तो इस गुटों के आपसी टकराहट को केवल लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा ही कम किया जा सकता है। बच्चों, सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की 2 सबसे जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य हमेशा जन कल्याण होना चाहिए। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन 26 जनवरी के दिन को याद करने के लिए इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही 1930 में कांग्रेस ने सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस अपनाया था और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। बच्चों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है किसी की अधीनता से मुक्त, अपने आप पर पूर्ण प्रभुत्व या अधिकार होना। समाजवादी का अर्थ है कि सरकार सभी की भलाई के लिए विशेषतः निचले तबकों के विकास का कार्य करेगी। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा। लोकतांत्रिक मतलब जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य का मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर नीचे सभासद तक के पद निर्वाचित होंगे, कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। स्वतंत्रता से लेकर 1950 तक भारत का शासन अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। अब वक्त का तकाजा था कि शासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के द्वारा संभाला जाए। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सभी वयस्क व्यक्तियों को मत का अधिकार मिलना। पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया था, अर्थात मतदाता गुप्त तरीके से अपने मत का उपयोग कर सकते थे। पहले माना गया कि 1950 में किसी भी वक्त चुनाव हो जाएंगे, लेकिन भारत के आकार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए निष्पक्ष आम चुनाव इतना आसान काम नहीं था। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करना था, अर्थात सीटों के आधार पर पूरे क्षेत्र को चुनावी सीटों में बांटना था।
साथ ही मतदाता सूची तैयार करनी थी मतदाता, और इस काम में 2 वर्षों का लगभग समय लग गया। और जब मतदाता सूची का पहला प्रारूप सामने आया तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हुए हैं, उनका नाम फलां की बीवी या फलां की बेटी के नाम पर दर्ज हुआ है। बच्चों, आप जानते हैं कि पहले हमारा समाज ज़्यादा अशिक्षित था, महिलाओं का दायरा संकुचित था, इसलिए महिलाओं की पहचान ज़्यादातर उनके पति या परिजनों के नाम से होती थी। देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 15% ही साक्षर थे, यानी कि 80 से 85% मतदाता अशिक्षित थे। और 3200 विधायकों को चुनना था, 489 सांसदों को चुनना था और 3 लाख चुनाव कर्मियों और कर्मचारियों को मतदान की विशेष पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों, हमारे देश में मतदाताओं की भारी भरकम संख्या तो थी ही सही, साथ में एक बड़ी संख्या अशिक्षित, अनपढ़ और गरीब मतदाताओं की थी। और भारत ने उस वक्त सार्वभौम मताधिकार पर अमल का फैसला किया था जिस वक्त यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को मत का अधिकार प्राप्त नहीं था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने रहते इसे देख भी लेंगे और पछताएंगे भी। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेजी नुमाइंदे ने लिखा कि आने वाला समय बहुत ही विस्मृत ढंग से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदा नौटंकी को देखेगा। आखिरकार अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। 6 महीने का समय लगा चुनाव अभियान, प्रक्रिया और मतगणना में। आधे से अधिक मतदाताओं ने अपने चुनाव का प्रयोग किया और जो उम्मीदवार हारे उन्होंने भी चुनाव को निष्पक्ष बताया। साथ ही सार्वभौम मताधिकार के सफल प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सार्वभौम मताधिकार के इस सफल प्रयोग ने उस सभी संदेहों पर पानी फेर दिया जो शुरुआत से ही इसको जोखिम भरा सौदा मान रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि भारतीय जनता ने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और अब ये सिद्ध हो गया है कि विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। प्रथम आम चुनाव से लेकर तृतीय आम चुनाव तक पूरे देश में कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा, जिसको आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। 1952 में 489 सीटों पर कांग्रेस ने 364 सीटों पर बढ़त हासिल की। 1957 के आम चुनाव में 494 सीटों पर कांग्रेस ने 371 सीटों पर बढ़त प्राप्त की और 1962 के आम चुनाव में 494 सीटों पर कांग्रेस ने 351 सीटों पर बढ़त प्राप्त की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा देश लगभग कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ था। लेकिन बच्चों, 357 के आम चुनाव में केरल के विधानसभा चुनाव में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया और 1959 में केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को अनुच्छेद 356 के आधार पर बर्खास्त कर दिया। संविधान द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार प्रयोग किया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजय हासिल की। अन्य विपक्षी दलों को भी थोड़ी बहुत सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन वो नाम मात्र की थी, कोई भी कांग्रेस के दशांश तक नहीं पहुंच पाई थी। यानी कि 1952 से लेकर 1967 का काल कांग्रेस के प्रभुत्व का काल रहा। इसका क्या कारण था? इसका सबसे पहला कारण था कि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संगठन था। कांग्रेस आज़ादी के काल की पार्टी थी और 1920 में ही कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी संगठन बन चुका था। कांग्रेस का संगठन प्रत्येक प्रांत, जिला और ग्रामीण स्तर तक फैला हुआ था। साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी थी। उसने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और जनता के आंदोलन की अगुवाई की थी। जनता में
कांग्रेस के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, इन सभी लोकप्रिय नेताओं के लिए आदर था। तीसरा कारण था हर वर्ग का समर्थन। कांग्रेस को उच्च निम्न वर्ग दोनों संप्रदायों, जमींदारों, सामंतों, किसानों सभी का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस सभी का प्रतिनिधित्व करती थी, इसीलिए मॉरिस जोन्स ने इसको क्षत्रिय संगठन की संज्ञा दी थी। चौथा कारण था कि विपक्षी दलों का उदय आज़ादी के बाद हुआ था। उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। कांग्रेस को इकलौता और अव्वल होने का फायदा मिला था। और इस कांग्रेस का जो ग्राफ इतना ऊंचा दिखता है उसका एक कारण हमारी चुनाव प्रणाली भी है, क्योंकि 1952 के चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन 74% सीटें मिली थी। इसका कारण ये था कि भारतीय राजनीति में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। बच्चों, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1000 मतदाताएं हैं और 4 पार्टियां हैं, क, ख, ग और घ। क को 450 वोट सीटें मिली, ख को 250, ग और घ को 150। तो यानी कि क पार्टी ने सर्वाधिक वोट प्राप्त किए, इसलिए उसे जीत प्राप्त हुई। लेकिन वोटों का प्रतिशत कितना था? 45%। जबकि विपक्षी पार्टियों का वोटों का प्रतिशत जोड़ा जाए तो कितना होगा? 55%। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं था जहां पर एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। अन्य देशों में भी ऐसी परिस्थितियां थीं, लेकिन भारत और अन्य देशों में एक दल के प्रभुत्व के दौर में बुनियादी अंतर ये था कि अन्य देशों में वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। जैसे कि चीन, क्यूबा और सीरिया में संविधान द्वारा एक दल के शासन को अनुमति दी गई। इसके अलावा बेलारूस और म्यांमार में सैन्य उपायों से एक दल के शासन का गठन हुआ। इसी प्रकार मैक्सिको में पीआरआई पार्टी ने 60 वर्षों तक शासन किया। पीआरआई पार्टी को मैक्सिको की क्रांति की विरासत प्राप्त थी। इसके नेता प्लूटार्को इलियास कैलस ने संगठन पर अपना कब्जा जमा लिया था। विपक्षी पार्टियां भी थी, लेकिन वो नाम मात्र की थी ताकि शासक पार्टियों की जीत को वैधता प्राप्त होती रहे। पीआरआई पार्टी को परिपूर्ण तानाशाही कहा गया। अंततः सन 2000 में काफी विरोध के बाद राष्ट्रपति शासन में पीआरआई पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों में कायम हुआ। मुक्त और निष्पक्ष माहौल में विभिन्न पार्टियों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की और कांग्रेस चुनाव जीतती रही। कांग्रेस का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से मिलता है। कांग्रेस की इस असाधारण सफलता की जड़ें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में हैं। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ तो कांग्रेस नवशिक्षित कामकाजी व्यापारिक समूहों का हित समूह थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत से कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था। गांधी जी के आने के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जनता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी का अंगीकार और ब्रिटिश शासन से असहयोग के कई रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस ने जन आंदोलन की अगुवाई की, जनता का नेतृत्व किया। कांग्रेस अब एक सामाजिक संगठन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के आधार पर ये सामाजिक संगठन भारत की विविधता की नुमाइंदगी कर रहा था। कांग्रेस एक वैचारिक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर शांतिवादी, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, वामपंथी, दक्षिणपंथी, नरमपंथी, गरमपंथी अनेक विचारधाराओं को समाहित किया था। कांग्रेस एक ऐसे मंच की तरह थी जिसमें अनेक विचारधाराओं और दल के लोग आकर जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। कांग्रेस किसी भी नीति या पद्धति को लेकर मौजूदा मतभेदों को सुलझा भले ही न पाए, लेकिन सबको अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। कांग्रेस की गठबंधनी स्वरूप ने उसको असाधारण ताकत दी।
पहली बात तो जो भी आए गठबंधन उसको अपने आप में शामिल कर लेता था। सुलह की नीति और समावेशी होना कांग्रेस की विशेषता थी। जब किसी दल का स्वरूप गठबंधनी होता है तो उसमें अंतर विरोधों को लेकर सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। इसी कारण कांग्रेस का कोई समूह जब पार्टी के रुख से या सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश होता था तो वो पार्टी के बाहर जाने की बजाय पार्टी के भीतर ही अन्य समूहों से संघर्ष को बेहतर समझता था। क्योंकि कांग्रेस में विभिन्न गुटों की होड़ की आपसी गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न विचारधाराओं के नेता कांग्रेस में ही बने रहे और विभिन्न गुटों की मौजूदगी की ये प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के लिए एक औजार की तरह काम करती रही। यानी कि एक राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही भीतर चलती रही। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने न सिर्फ पक्ष की बल्कि विपक्ष की भूमिका भी निभाई। आप इसको इस कार्टून के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि इस कालखंड को कांग्रेस की चुनाव प्रणाली कहा जाता है। यूं तो 1950 के दशक में विभिन्न विपक्षी पार्टियों को कहने भर को ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, लेकिन इन पार्टी की मौजूदगी ने भारतीय शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका अदा की। विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के रुख और व्यवहार की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था और साथ ही इन विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी ने राजनीतिक विकल्प की संभावना को बरकरार रखा। शुरुआती दशक में कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेताओं में आपसी सम्मान का भाव बहुत ही गहरा था। अंतरिम सरकार जिसने स्वतंत्रता के बाद शासन संभाला उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। नेहरू जी हमेशा सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने सम्मान और आदर को व्यक्त करते रहते थे। साथ ही नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था। पर जैसे जैसे दलगत राजनीति की प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई वैसे वैसे विपक्षी नेताओं का निजी रिश्ता और सम्मान का भाव कम होता चला गया। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी थी, इसलिए उसने विपक्षी पार्टियों पर अपनी बढ़त बनाई। पर जैसे जैसे सत्ता की लालसा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और हित समूह को अपने में समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता घटी, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों का महत्व बढ़ता चला गया। अब हम देखेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941। 1935 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करना शुरू कर दिया था। 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो गए क्योंकि उस वक्त ये नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटिश सरकार को अपना समर्थन देना चाहते थे। आज़ादी में के बाद अन्य विपक्षी पार्टियों के विपरीत इस पार्टी में मजबूत पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद था। लेकिन 1947 में जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण हुआ उस तरीके को ये पार्टी वास्तविक आज़ादी नहीं मानती थी। इसी विचारधारा को लेकर इसने तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दिया, जिसे न तो जनता का समर्थन मिला बल्कि सशस्त्र सेना द्वारा उसको दबा दिया गया। 1951 में इस पार्टी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण आम चुनावों में भाग लिया और 16 सीटों को जीतकर महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 1964 में इस पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए और विरोधी विचारधारा को मानने वालों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के नाम से एक अलग संगठन बनाया। इस दल के प्रमुख नेता में A.K. गोपालन, नंबूदरी पाद और A.S. डांगे थे। दूसरी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही 1934 में युवा वर्गों की एक टोली ने किया। लेकिन 1948 में जब कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को लेकर अपने संविधान में बदलाव किया तो मजबूरन समाजवादी पार्टी को अलग अपना संगठन बनाना पड़ा। ये जो समाजवादी पार्टी थी वो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद चाहती थी।
हालांकि इस पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता मिली थी, लेकिन इस विचारधारा के आधार पर ये कांग्रेस और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग थी। और 1955 में इस पार्टी को एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी समाज का लक्ष्य रखा। अब समाजवादी पार्टी के सामने एक कारगर विकल्प बनाकर कांग्रेस के सामने पेश करना मुश्किल हो गया। बाद में ये पार्टी बहुत सारी टूट में बिखर गई, कुछ मामलों में मेल भी हुआ। इस पार्टी के प्रमुख विचारक थे अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। उसके बाद भारतीय जनसंघ 1951। इस पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पार्टी अपनी नीतियों और विचारधाराओं को लेकर दूसरी पार्टियों से भिन्न थी। ये पार्टी एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा को लेकर चलती थी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे रही। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ से जुड़ी हुई हैं। अब है स्वतंत्र पार्टी 1959। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का जब प्रस्ताव पारित किया तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इसके प्रमुख नेता थे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा जैसे पुराने कांग्रेसी नेता थे। और इस पार्टी का मत ये था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कमतर हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही ये पार्टी ये चाहती थी कि समृद्धि जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर ही आ सकती है, और ये सोवियत संघ के साथ रिश्तों की खिलाफत करती थी और अमेरिका के साथ रिश्तों की वकालत करती थी। दरअसल इस पार्टी में मुख्यतः रजवाड़े और जमींदार थे। भूमि सुधार कानूनों के पालन से इन लोगों की मिल्कियत और हैसियत को खतरा मंडरा रहा था, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का हाथ थाम लिया। लेकिन इस पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं था, इसलिए ये पार्टी अपना मजबूत नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाई। अब हम आते हैं मतदान के तरीकों पर। प्रथम 2 आम चुनावों में मतदान का विशिष्ट तरीका अपनाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बक्से का निर्माण किया गया, जिसमें उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होता था और मतदाता अपनी पसंद का मतपत्र उस बक्से में डाल देता था। इस प्रकार पहले आम चुनाव में 20 लाख स्टील के बक्सों का उपयोग हुआ। तृतीय आम चुनाव से लेकर अगले 40 साल तक एक मतपत्र दिया जाता था, जिसमें उम्मीदवारों का नाम और उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते थे। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों पर मोहर लगाते थे और मतपत्र में डाल देते थे। 1990 की अंतिम दशक ने चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का उपयोग शुरू किया और 2004 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है, जिसकी मजबूत जड़ें हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में निहित थी। इसीलिए हमने एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना की और आज भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बच्चों, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस लोकतांत्रिक आदर्श को संजोए रखें और अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करें। जय हिंद।